चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट्स होता है और वही रिएक्टेंट्स आपको प्रोडक्ट्स देता है। मतलब जो क्रियाकारक हैं वही क्रियाफल देंगे। ठीक है, इतनी बात आप जानते होंगे। आप इस बात को समझ लीजिए कि परमाणु की संख्या जो रिएक्टेंट में होगी उतनी ही परमाणु की संख्या प्रोडक्ट्स में ही होगी। कहने का मतलब है कि किसी भी रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या किसी अणु में या जोड़ने के बाद जो भी अणु हैं उनके भीतर में एक ही प्रकार के जो परमाणु होंगे वह रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट्स में कुल बराबर होंगे। तभी जब क्रियाकारक और क्रियाफल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कुल एक ही प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तब बोला जाएगा कि दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। और जब परमाणुओं की संख्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बराबर हो जाए तो समीकरण संतुलित कहलाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले आपको समझ लेना है कि जो नियम है, जो सिद्धांत है मात्रा की अविनाशिता का नियम, जिसके तहत हम लोग बैलेंस करते हैं किसी भी समीकरण को, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। क्यों बैलेंस किया जाता है किसी भी समीकरण को, आप याद करके रखिएगा। मात्रा पदार्थ का आवश्यक गुण है, यह तो सभी जानते ही हैं। तो इसी के आधार पर पदार्थ की अविनाशिता का या संरक्षण का नियम भी है। लेवोजियर ने 1774 ईस्वी में एक प्रयोग किया और प्रयोग करके बताया कि पदार्थ अविनाशी है, न तो यह नष्ट किया जा सकता है और न ही कोई नया पदार्थ ही बनाया जा सकता है, बल्कि विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थ की संपूर्ण मात्रा परिवर्तन के पश्चात बने क्रियाफलों में संपूर्ण मात्रा के बराबर होता है। ठीक है, तो यह पदार्थ की अविनाशिता का नियम है। तो इसके अनुसार ही हम लोग जब भी किसी पदार्थ को क्रियाकारक के रूप में देखते हैं या क्रियाफल के रूप में देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि पहले प्रतिक्रिया के पहले या प्रतिक्रिया के बाद इनकी जो मात्रा होगी हमेशा स्थिर रहेगी। यही है मूल चीज, जिसके कारण हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए समीकरणों को बैलेंस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक उदाहरण आपके पास में है। सी कार्बन और ऑक्सीजन O2 प्रतिक्रिया करके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो CO2 हो गया क्रियाफल या प्रोडक्ट और C और O2 हो गया क्रियाकारक या रिएक्टेंट। यहां पर देखिए कार्बन के कितने परमाणु हैं, केवल एक है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, O2, मतलब 2 परमाणु है यहां पर। अब इसी तरह से रिएक्टेंट में देख लिए, तो अब इसी तरह से प्रोडक्ट में देखिए कार्बन का परमाणु कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। इसका मतलब यह हो गया कि इस समीकरण में जब कार्बन और ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इस प्रतिक्रिया में कार्बन का परमाणु और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु और कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में ऑक्सीजन का परमाणु दोनों बराबर है। देखिए इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 2, इधर भी 2। तो हम लोग इस एरो को, फॉरवर्ड रिएक्शन वाला जो एरो है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं इक्वल टू के साइन से। तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर C प्लस CO2 इक्वल टू CO2। इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको यह समझ में आ गया होगा क्यों बैलेंस किया जाता है। अब रासायनिक समीकरण को समझते हैं। प्रतिकारकों के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न प्रतिफल
के परमाणुओं के मध्य समता बनाए रखते हुए संकेत और सूत्र के माध्यम से किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को संक्षिप्त में प्रदर्शित करने वाली पद्धति को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर आप समझ लीजिए, जो रिएक्टेंट्स था, जो प्रतिकारक थे, वे प्रतिक्रिया किए और उसके बाद में जो बनाए प्रोडक्ट्स बनाए, प्रतिफल बनाए, उन दोनों के बीच प्रतिफल और प्रतिकारक के परमाणुओं की संख्या समान करके दिखाने की जो समीकरण है वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। बैलेंस की स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब भी आप स्टडीज करें तो याद रखें कि आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट को चुनें, प्लेलिस्ट को चुनकर ही आप स्टडी करें। इससे क्या होगा, आपके लिए काफी आसानी होगा टॉपिक को चुनकर पढ़ने में। और एक चीज याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जब आप जाते हैं तो वहां पर टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ रहता है। टाइम स्टैम्प्स को देखकर आप जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक को क्लिक कीजिएगा तो टाइम के द्वारा आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प्स पे पहुंच जाइएगा। ऐसा नहीं कि आपको वीडियो को फॉरवर्ड करते जाना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को समझना चाह रहे हैं तो इसका टाइम फ्रेम वहां पे दिया हुआ रहेगा, उसी को क्लिक कीजिएगा, आप उस जगह पहुंच जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समीकरण के दोनों पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। तो आप समझ गए, संतुलित समीकरण या बैलेंस्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं। अगर बोला जाए तो आपको इसको लिखना पड़ेगा और ऊपर में जो आप कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके उसको दिखा देना पड़ेगा एक एरो वाला। बाद में इसको बैलेंस करता हुआ समीकरण को संतुलित करने की कुछ विधियां हैं, इसको समझ लीजिए। हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको अवलोकन विधि बोलते हैं, आप परीक्षा निरीक्षा विधि पद्धति बोलते हैं। बाई पार्शियल इक्वेशन, जिसको आंशिक समीकरण द्वारा बोलते हैं। और तीसरा है बाई एल्जेब्राइक मेथड, जिसको बीजगणितीय विधि द्वारा बोलते हैं। बेसिकली हम लोग अवलोकन विधि द्वारा ही ट्राई करते हैं, इसी को करते हैं। इसको और इसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम लोग 7th स्टैंडर्ड या 10th बिलो 10th लेवल वाले एग्जाम में अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो इसी को हम लोग फोकस करते हैं। तो हम लोग आने वाले समय में हम लोग इसी विधि को, हीट एंड ट्रायल मेथड को ही देखकर चर्चा करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप देख लीजिए अवलोकन द्वारा, हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा किस तरह से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इसको पढ़ के समझे रहिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग चर्चा करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड को तब आसानी से आपको समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।